मुझे तो हैरानगी है, एक तरफ कहते हैं कि हमारे यहाँ देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, और वो जो मुसलमान अपने आप को असहिष्णु समझ रहा है वही पुलिस के ऊपर पत्थर मार रहा है, पुलिस को जान से मारने की कोशिश कर रहा है। जब पुलिस को ही मारेगा सुरक्षा कौन करेगा उसकी? अभी देखिए 17-18 आदमी जो यूपी में मरे हैं, वो 5000 के लगभग जो FIR रजिस्टर्ड कही हैं, ओवैसी साहब कहते हैं जो 17 के 17 आदमी जो है ना पुलिस ने जानबूझ करके मारे हैं। मुझे एक भी अगर वो ये प्रूव कर दे जानबूझ के मारे, सिर्फ ये कह देना कि घर से निकला तो पुलिस ने पकड़ा और वहाँ पहुँचा तो लाश मिली। अरे वाई दिस ओवैसी, वाई अरुणा दाती, वाई दिस प्रियंका गांधी, वाई दिस सोनिया, वाई राहुल गांधी, दे आर स्प्रेडिंग ऑल फॉल्स थिंग्स इन द पब्लिक। किस लिए? उनका मकसद क्या है? एक गृह युद्ध देश में करना चाहते हैं, ये क्या चाहते हो? क्यों पब्लिक को अननेसेसरी भड़का रहे हैं कि वो उत्तेजित हो, पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़फोड़ करे और देश की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको नर्वस कर दे, वो ठीक से काम ना कर सके। अगर उनको वाकई में कोई प्रॉब्लम है, पार्लियामेंट का पूरा प्लेटफॉर्म उनके पास है, वहाँ आकर के अच्छी तरह से बहस करिए, पूरी अपने बताइए विचार क्या है। उनके विचार हर बार मोदी जी ने उनके विचारों को पूरी समर्थन दिया है, उनमें जो अच्छी बातें ली हैं कई जगह उन्होंने यील्ड भी किया है। तो मेरे हिसाब से जो है NPR, NRC और ये जो सिटीजन अमेंडमेंट, इसमें मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी नहीं है। जो यहाँ के मुसलमान हैं, जो पुराने रहने वाले, उनको कोई टच नहीं करेगा। ये गवर्नमेंट तरफ से मैं खुद एश्योरेंस उनको देता हूँ। इनमें उन्हीं को खतरा है जो घुसपैठिए हैं, जो भी रिसेंटली पाकिस्तान से आए हैं या जो रिसेंटली बांग्लादेश से आए हैं, जो रिसेंटली आपका अभी बर्मा से आए, उनके लिए परेशानी जरूर है। रोहिंग्या अगर मुसलमान कहते हैं ये देश उनका है, तो इनको क्यों आप अपने पास रख रहे हैं? वो जब इनको रख सकते हैं तो अगर हिंदू आ जाए 4 भाई उनके, तो उसके लिए क्यों इतना आ जाए? इसका मतलब ये हुआ कि साफ कि जो मुस्लिम अपने आप को असुरक्षित समझ रहा है, वो असुरक्षित मुसलमान नहीं है बल्कि हिंदू असुरक्षित है, क्योंकि एक ही देश उसका रहने के लिए है। अगर वहाँ भी उसके जो भाई, जो रिश्तेदार उसके जो मिलने वाले हैं पाकिस्तान में, वहाँ प्रताड़ित हो रहे हैं, वो आगे यहाँ ना रह सके, तो हिंदू सुरक्षित होने का तो मतलब ही नहीं है। सर, जैसे कि जो जनगणना है, हर 10 साल में जनगणना होती है, और इसी पर जो NPR का जो सिस्टम है, जो ये राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जो मेंटेन होता है, वो 2010 में जो है मनमोहन सरकार भी हुआ था, और 1 साल का समय लगता है। और 2011 में जो है, जैसे 2001 में जनगणना हुई है, 2011 में हुई, और 2021 में जो है ये जनगणना फिर से होगी, और उसके लिए डाटा कलेक्ट करने के लिए एक NPR होता है। वो तो पहले से प्रक्रिया चली आ रही है, तो ये नया क्या कर रहे हैं? और जैसे असदुद्दीन ओवैसी है, ये तमाम जो विपक्षी दल हैं कांग्रेस सहित, ये लोग कहते हैं कि ये जो NPR है वो NRC का जो है पहला कदम है। अब ये बताइए, NRC तो क्यों विरोध कर रहे हैं? आपने जो है एक संवैधानिक तरीके से आप ये कानून के जानकार हैं, इन लोगों को इतना समझ नहीं। ये बोलते हैं हम एडवोकेट हैं, हम बैरिस्टर हैं। असदुद्दीन ओवैसी जो है बोलते हैं मैं बैरिस्टर हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं कानून जानता हूँ, हमें बेवकूफ़ मत बनाइए। ये कहते हैं कि पहला कदम है। NRC को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं ये कि वो NRC में ये था कि स्पष्ट गवर्नमेंट स्पष्ट कर चुके हैं कि जो लोग जो है अल्पसंख्यक हैं इन 3 कंट्रीज़ में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में, जो वहाँ से पीड़ित हैं और जो हमारे देश में जो है पीड़ित हैं और वो कैंपों में रह रहे हैं, हम उनको नागरिकता दे रहे हैं। अब वो कहते हैं कि मुस्लिम को भी दो। आप ये इनको ये समझाइएगा कि ये लोग समझदार हैं, सारी ये पॉलिटिकल पार्टियाँ और कानून की भी जानकार बताते हैं ये अपने आप को। वो लोग जो है अपने देश में जो है वो ये बहुसंख्यक हैं, वो अल्पसंख्यक हैं, वो अपने देश में क्यों नहीं रहना चाहते हैं? वो भारत में क्यों आएंगे? हम क्यों देंगे उनको नागरिकता? ये अगर वो वहाँ बहुसंख्यक होकर के वो यहाँ देश में घुस रहे हैं, हम उनको क्यों सहन करेंगे जो चोरी छुपे आ रहे हैं? अगर किसी को भारत सरकार ने ये भी बोला, अगर किसी को बहुत ज़्यादा जेन्युइन प्रॉब्लम है, जैसे तमाम जो है एक बार जो है एक लेखिका आई थी बांग्लादेश से, उनको अभी भी शरण दे रखा है, जो तस्लीमा नसरी वो नाम की, तो उनको देते तो हम घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे और वो अपने आप में जो है वहाँ पे बहुसंख्यक है, हम उनको क्यों देंगे? आप किस तरह से समझाएंगे सर इनको? देखिए, मेरा कहना ये है कि जो हमारा संविधान है उसको कभी भी हमने ठीक से समझा नहीं, उसको पढ़ा नहीं, उसमें कभी ये देखने की कोशिश नहीं कि इसमें क्या क्या कमियां हैं। और मेरे हिसाब से संविधान में बहुत सारी कमियां हैं
जो आज तक कांग्रेस पार्टी ने कभी ठीक करने की कोशिश नहीं करी। सबसे मेन कमी मेरे हिसाब से ये है कि जब संविधान बना उस समय देश की हालत क्या थी, हर बच्चे बच्चे को पता है। और संविधान का 2/3 पोर्शन जो है ना, हमने यूएसए से, यूरोपियन कंट्री से और ब्रिटिश से लेकर के बनाया है। क्या हमारा लेवल उस समय ब्रिटिशर से, यूरोपियन कंट्री के लेवल से और यूएसए के लेवल से क्या उसके बराबर था? जो इन्होंने फंडामेंटल राइट्स वहाँ दे दिया, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू आपका रिलीजन, ये सब चीज़ें तो वहाँ होती जहाँ योर बेसिक नीड्स आर फुलफिल्ड। हमारे देश में हमारी बेसिक नीड्स फुलफिल्ड नहीं हैं। और दूसरी बात उन्होंने गलती ये करी है कि इसमें कहीं भी उन्होंने ड्यूटीज़ नहीं दिखाई है कि किसी भी सिटीजन की कोई मॉरल ड्यूटी होती हैं या कोई उनकी लीगल ड्यूटी होती है टूवर्ड द कंट्री, विच इज़ द मेन ड्रॉबैक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हर आदमी अपने राइट्स के लिए तो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है, हाई कोर्ट में जा सकता है, परंतु कोई अगर ये ड्यूटी ना करे अपनी, अगर दूसरा आदमी चाहे साहब इसको बताइए ड्यूटी नहीं कर रहा, तो हाई कोर्ट कहती सॉरी आई कांट डू एनीथिंग, सुप्रीम कोर्ट इज सॉरी आई एम नॉट ए टीचर, आई एम नॉट हियर फॉर मॉरल एजुकेशन, वी कैन नॉट ग्रांट एनी ग्रांट बिकॉज देयर इज नो लीगल प्रोविजन फॉर दैट। तो मेरे हिसाब से जो है संविधान को पूरी तरह से रिवाइज किया जाए और जो आज के हालात है उसके हिसाब से संविधान को मोल्ड किया जाए। और दूसरी बात, तीसरी बात मेरा कहने का मतलब ये है कि सेकुलर जो है ना वर्ड, it should be strictly interpreted as per its dictionary meaning. Secular does not mean कि आप एक 10 फुट का डंडा और 1 फुट के डंडे दोनों को बराबर ट्रीट करोगे। You should give proper weightage to both. जब आप दोनों को प्रॉपर वेटेज दोगे, दैट इज नोन एज इक्वलिटी। हमारा संविधान खुद कहता है इक्वलिटी अमॉन्ग इक्वल्स। संविधान ये कभी नहीं कहता कि इक्वलिटी अमॉन्ग अनइक्वल्स। अगर हम कहीं ऐसा कुछ करते हैं तो देयर शुड बी ए प्रॉपर रीजन्ड क्लासिफिकेशन एंड फॉर दैट द पर्पस हैज टू बी एक्सप्लेन्ड। तो इट इज़ वेरी मच क्लियर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो कि जो इक्वलिटी शुड ऑलवेज बी अमंग द इक्वल्स। और एक 20% मुसलमान जो हैं 80% हिंदूज के साथ अगर पूरी तरह से इक्वलिटी मांगे तो पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने जब हमारा देश का बंटवारा हुआ, वो कहते धर्म के ऊपर बंटवारा हुआ है। धर्म पे तो बंटवारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा जो धर्म है ये तो सनातन धर्म है और उसी सनातन धर्म जो आदि है, अनादि है, उसी से निकल के क्रिश्चियंस आए, उसी से निकल के मुसलमान आए, उसी से निकल के कई पंथ पैदा हो गए हैं वर्ल्ड ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो ये जो था ये धर्म पंथ निरपेक्ष था, धर्म निरपेक्ष नहीं रहा हमारा देश कभी भी। तो हम एक जो मुसलमान का जो है एक ये पंथ है, जैसे हमारे दूसरे आर्य समाज का एक पंथ है, ये आशाराम जी का एक पंथ है, राम रहीम जी का एक पंथ है, इसी तरह से एक मुसलमान भी जो हैं उनका भी एक वो आया था मोहम्मद प्रोफेट, उन्होंने एक पंथ बनाया था। तो मुस्लिम जो है पंथ कैन नॉट बी इक्वेटेड टू हिंदू रिलीजन। तो हाउ दीज टू अनइक्वल थिंग कैन बी मेड इक्वल, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। तीसरी बात, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर बनाया गया है इंदिरा गांधी ने, तो उसमें जो माइनॉरिटी क्लॉज थी, द गवर्नमेंट विल इंश्योर प्रॉपर प्रोटेक्शन एंड गिव एक्स्ट्रा प्रिविलेज टू द माइनॉरिटी, वो क्यों रखा गया? वो भी तो आपने रिलीजन के बेस पे रखा है। और आप रिलीजन की अगर आप जाके डेफिनेशन देखें, मीनिंग देखें डिक्शनरी के अंदर, वहाँ भी पथ लिखा हुआ है पंथ, वहाँ धर्म नहीं लिखा गया है उसका। एक प्रॉपर एक रिलीजन का एक पार्ट होता है। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा हिंदुइज्म इज़ ए वे ऑफ लाइफ। जो हिंदू धर्म है वो एक जीने की कला है। हमारे हिंदू धर्म में कोई शिव के पुजारी हैं, कोई हनुमान जी के पुजारी हैं, कोई दुर्गा के पुजारी हैं, कोई बगैर शिव जी की आराधना करते हैं, कोई शिवलिंग की आराधना करता है, कोई निराकार भगवान की आस्था करता है, कोई साकार भगवान की करता है, कोई जैन को मानता है, कोई किसी को मानता है। तो इस तरह से मैं ये बता रहा हूँ कि हिंदुइज्म जो है कैन नॉट बी कंपेयर्ड इक्वलाइज विद द मुस्लिम और इस्लाम रिलीजन। ये दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो ये जितनी प्रॉब्लम्स हो रही है, प्रॉब्लम का यही कारण है कि वी द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स वो
आपस में एडजस्ट नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ सर्टन वेस्टेड इंटरेस्ट पॉलिटिकल लीडर्स, जिनका सिर्फ मकसद ये होता है किसी तरह दोनों को भड़काए और एक क्योस पैदा करके रखे सोसाइटी में, ताकि गवर्नमेंट हमेशा अपीजमेंट की पॉलिसी चले कि साहब ठीक है, हिंदुओं की वोट तो गारंटीड है और जिनको मुसलमानों की वोट मिल जाएगी वो जीत जाएगा। इसीलिए वो हर बार उन्होंने कोशिश किया कि मुसलमानों को अपीज कर करके स्टेज पे लेके आए हम लोग कि हम थोड़ा सा भी अगर उसको इक्वलाइज करने की कोशिश करते हैं, बैलेंसिंग करने की कोशिश करते हैं, तो वो समझते कि हमारा सब कुछ गवर्नमेंट ने ले लिया है और वी शुड स्ट्राइक टू विन इट बैक। वो इस केस में हो रहा है। उन्हें ये महसूस करना चाहिए कि हमारा देश जो है इसमें रिसोर्सेज लिमिटेड है, अनलिमिटेड सोर्सेज नहीं है हमारे पास। हम कितने लोगों को बाहर से लाएंगे जब ऑलरेडी 3 करोड़ के लगभग घुसपैठी हमारे देश में है। अगर हमारी सरकार चाह रही है कि उनमें से कुछ आदमी को हम बाहर करें और ताकि वो अपने देशों में जाए, हमारे पास जनसंख्या कम होगी और जनसंख्या होने से हम लोग आराम से रह सकेंगे। परंतु मैं तो आज के ज़माना ये कहना चाहता हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी जो है ना जनसंख्या कानून को लाना चाहिए और यूनिफॉर्म जो पॉलिसी है वो लानी चाहिए। जब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आएगा, पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगा, इस देश की ये प्रॉब्लम कंटिन्यू रहती रहेंगी और जो अपोजिशन पार्टी है वो किसी तरह से पब्लिक को मिसलीड करके उनको इंसाइट करेंगी, उनमें धरना दिलवाएंगी, उनसे रियॉट्स करवाएंगी, ऑर्सन करवाएंगी, पब्लिक प्रॉपर्टी को फूकेगी। मैंने आज तक एक बार कभी प्रियंका के मुंह से नहीं सुना, ना राहुल के मुंह से सुना, ना सोनिया के मुंह से सुना, ना ही तुम्हारे मुलायम सिंह के मुंह से सुना, ना ही किसी नेता के मुंह से सुना कि कोई भी जो है प्रॉपर्टी को नहीं तोड़-फोड़ करेगा। बल्कि मैं देख के हैरान हूँ, उनके खुद एमएलए, सपा के एमएलए जो हैं वो भड़का रहे हैं। जिस समय भी नमाज होती है शुक्रवार को, नमाज में वहाँ पे हज़ारों आदमी इकट्ठा होता है प्रेयर के, और प्रेयर के बाद उनको हिदायत दी जाती है आप जाइए, जाके तोड़ फोड़ करिए, आपको सारे पत्थर वहाँ मिलेंगे, वहाँ पे आपको बॉटल्स मिलेंगी, वहाँ आपको गुब्बारों पर पेट्रोल मिलेगा, वहाँ पे शीशों में पेट्रोल मिलेगा आपको, वहाँ पे आपको तमचे मिलेंगे। आप जाकर जितनी कर सकते हैं आप जा कर के रॉयसन करिए और रियॉट सब कुछ करिए पब्लिक के अंदर। ये तो एविडेंट है। अभी यूपी के अंदर इन्वेस्टिगेशंस हो रही है, वहाँ दिखाया जा रहा है किस तरह से ट्रकों इसके अंदर टेम्पो में भर के कट्टों के अंदर पत्थर लाए गए जो कि वहाँ दिए गए हैं उसको प्रदर्शनकारियों को, ताकि वो पत्थरों को लेकर के पथराव करें। मुझे तो हैरानगी है, एक तरफ कहते हैं कि हमारे यहाँ देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है और वो जो मुसलमान अपने आप को असहिष्णु समझ रहा है वही पुलिस के ऊपर पत्थर मार रहा है, पुलिस को जान से मारने की कोशिश कर रहा है। जब पुलिस को ही मारेगा सुरक्षा कौन करेगा उसकी? एक तरफ कहते हैं हमें पढ़ने के लिए यहाँ पे साधन नहीं है, हमारे लिए स्कूल नहीं है, हमारे लिए ये फैसिलिटी सरकार नहीं दे रही, और वही जाके मुसलमान स्कूलों को आग लगाएंगे, स्कूलों को तोड़ फोड़ करेंगे, तो स्कूल कहाँ से आएंगे? कहते हैं हमारे लिए कोई प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है, हमारे इलाके में बसें नहीं आती, हमारे इलाके में कोई फैसिलिटी नहीं है। जब वो खुद बसों को जला रहे हैं तो बसें कहाँ से आएंगी? हर मुसलमान को जो सोचता है कि ये देश हमारा है उसको इन बातों से कंडेम करना चाहिए। कोई भी मुसलमान किसी भी हालत के अंदर प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं करे। अगर उनको धरना देना है किसी चीज़ का, अगर उसे सहमति नहीं है तो अपना पीसफुल धरना दे, उससे किसी को कोई इतराज़ नहीं। वो इंश्योर करे कि वो भी हिंदू भी उनके भाई हैं और पब्लिक भी उनके साथ है, कि ना पब्लिक को परेशानी हो, ना पब्लिक की प्रॉपर्टी को किसी तरह नुकसान पहुंचे। अपना आराम से धरना दे, किसी को कोई इतराज़ नहीं, कोई बंदा नहीं मारा जाएगा। अभी देखिए 17-18 आदमी जो यूपी में मरे हैं और 5000 के लगभग जो FIR रजिस्टर्ड कही हैं, ओवैसी साहब कहते हैं जो 17 के 17 आदमी जो है ना पुलिस ने जानबूझ करके मारे हैं। मुझे एक भी अगर वो ये प्रूव कर दे जानबूझ के मारे, सिर्फ ये कह देना जी घर से निकला तो पुलिस ने पकड़ा और वहाँ पहुँचा तो लाश मिली। अरे वाई दिस ओवैसी, वाई अरुणा दाती, वाई दिस प्रियंका गांधी, वाई दिस सोनिया, वाई राहुल गांधी, दे आर स्प्रेडिंग ऑल फॉल्स थिंग्स इन द पब्लिक। किस लिए? उनका मकसद क्या है? एक गृह युद्ध देश में करना चाहते हैं, ये क्या चाहते हो? क्यों पब्लिक को अननेसेसरी भड़का रहे हैं कि वो उत्तेजित हो, पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़फोड़ करे और देश की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको नर्वस कर दे, वो ठीक से काम ना कर सके। अगर उनको वाकई में कोई प्रॉब्लम है, पार्लियामेंट का पूरा प्लेटफॉर्म उनके पास है, वहाँ आकर के अच्छी तरह से बहस करिए, पूरी अपने बताइए विचार क्या है। उनके विचार हर बार मोदी जी ने उनके
विचारों को पूरी समर्थन दिया है, उनमें जो अच्छी बातें ली हैं कई जगह उन्होंने यील्ड भी किया है। तो मेरे हिसाब से जो है NPR, NRC और ये जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, इसमें मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी नहीं है। जो यहाँ के मुसलमान हैं, जो पुराने रहने वाले, उनको कोई टच नहीं करेगा। ये गवर्नमेंट तरफ से मैं खुद एश्योरेंस उनको देता हूँ। इनमें उन्हीं को खतरा है जो घुसपैठिए हैं, जो भी रिसेंटली पाकिस्तान से आए हैं या जो रिसेंटली बांग्लादेश से आए हैं, जो रिसेंटली आपका अभी बर्मा से आए, उनके लिए परेशानी ज़रूर है। रोहिंग्या अगर मुसलमान कहते हैं ये देश उनका है, तो इनको क्यों आप अपने पास रख रहे हैं? वो जब इनको रख सकते हैं, तो अगर हिंदू आ जाए 4 भाई उनके, तो उसके लिए क्यों इतना आ जाए? इसका मतलब ये हुआ कि साफ कि जो मुस्लिम अपने आप को असुरक्षित समझ रहा है, वो असुरक्षित मुसलमान नहीं है, बल्कि हिंदू असुरक्षित है। क्योंकि एक ही देश उसका रहने के लिए है। अगर वहाँ भी उसके जो भाई, जो रिश्तेदार उसके जो मिलने वाले हैं पाकिस्तान में, वहाँ प्रताड़ित हो रहे हैं, वो आगे यहाँ ना रह सके, तो हिंदू सुरक्षित होने का तो मतलब ही नहीं है। सर, जैसे आपने बताया कि जैसे कि ये नेता जो हैं, ये विभिन्न पार्टी विपक्षी पार्टियों के जो नेतृत्व है, इनके मुंह से कभी ये नहीं सुना होगा कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी को एक धरना प्रदर्शन का एक लोकतांत्रिक तरीका होता है। तो ये जो हिंसक बन जाते हैं और ये पब्लिक प्रॉपर्टी को जो है इस तरह से जो है नुकसान पहुंचाते हैं, पुलिस को मारते हैं, ये पेट्रोल पंप फेंकते हैं, इस तरह से अराजक हो जाती है और इसका नेतृत्व जो है ये नेता करता है। तो आज देश के जो ये सेनाध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि जो हिंसक नेतृत्व करता है वो कभी नेता नहीं हो सकता है। उसमें ओवैसी जो है वहाँ से हैदराबाद से चिल्लाने लगे कि ये सेना प्रमुख को अपने दायरे में रहना चाहिए। तो आप ये समझाइएगा सर, आप कानून के जानकार हैं, आप ये समझाइएगा कि क्या इस तरह का जो है अराजकता जो देश में फैलाएगा, क्या वो किसी भी वो तो सेना प्रमुख है, एक आम आदमी को भी बोलने का अधिकार होना चाहिए वैसे ही या नहीं है? तो किस तरह से आप जिनको समझाइए? देखिए, मैंने अभी आपसे क्या अर्ज की थी कि हमारे यहाँ एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन नाम की चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई है। एक कहावत थी, जो अरबोपति आदमी वो पॉलिटिक्स में आता है कहाँ? वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर। और यहाँ जो एक भीख मंगा आदमी जो बिल्कुल इसके पास कुछ भी नहीं है, वो पॉलिटिक्स में आता है। क्यों आता है? कि अरबोपति बनने के लिए। जिस दिन हमारे नेताओं के मन से ये बात निकल जाएगी कि हम यहाँ पे काम आने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पब्लिक सेवा करने के आए हैं, हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम जितनी मैक्सिमम पब्लिक की सेवा उतने करें, तो मेरे हिसाब से ये सारी प्रॉब्लम अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। अब कोई भी मैं देख रहा हूँ पार्टी अपोजिशन के अंदर, कभी कंस्ट्रक्टिवली कितने अच्छा काम अगर गवर्नमेंट करती है, वो गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करती। उनका मकसद होता है सिर्फ मुझे अपोज करना है। अपोज करें, अपोजिशन होनी चाहिए डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर। अगर इक्वल एंड स्ट्रॉन्ग अपोजिशन नहीं होगी, तो दी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट कैन बिकम ऑटोक्रेटिक, इट कैन बिकम डिक्टेटरशिप आल्सो। ये बात बिल्कुल सच है और होनी भी चाहिए। और संविधान भी कहता है हमारा कि 3 पैरेलल पिलर्स बनाए गए हैं। पहला जो है लेजिस्लेचर होता है, जो कानून बनाता है। दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव होता है, जो कानून को इम्प्लीमेंट करता है। तीसरा होता है जुडिशरी, जो कानून को इंटरप्रेट करके इंश्योर कर दे कि इस देश में कानून का ठीक ठाक से रखरखाव चल रहा है। और अभी जो 5वीं आई है, ये तुम्हारा मीडिया आया, जो विजिलेंट रहता है, जो देखता है कि जुडिशरी में कोई कमी है तो पब्लिक को अवेयरनेस ले आता है, और जो एग्जीक्यूटिव में कमी है तो पब्लिक को बताता है देखिए एग्जीक्यूटिव गलत काम कर रही है। लेजिस्लेचर में कोई कमी है तो पब्लिक को बताते हैं कि साहब ये काम कर रही है। तो मीडिया आल्सो हैज़ गॉट ए लार्जर रोल टू प्ले इन प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ द डेमोक्रेसी। परंतु कुछ एक हमारे मीडिया हाउसेस ऐसे हैं जो कि फॉर देयर वेस्टेड इंटरेस्ट वो पेड न्यूज़ की तरफ आ जाते हैं। वो एक रियलिटी न्यूज़ को ना देख करके एक फेक न्यूज़ को या एक वेस्टेज जिसका इंटरेस्ट होता है उस न्यूज़ को ज़्यादा वो करते हैं, जिससे कि जो पर्पस ऑफ द मीडिया होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है एंड पीपल स्टार्ट डिसबिलीविंग द मीडिया। अगर आज ये कंस्ट्रक्टिव आ जाएं जितने अपोजिशन पार्टी वाले, मैं कह रहा हूँ कोई भी इसके हमारे देश में किसी किस्म का दंगे नहीं होंगे, कोई फसाद नहीं होंगे, कोई पथराव नहीं होंगे, कोई कुछ नहीं होंगे। हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं श्री विमलेश जी, हम उनसे जानकारी लेना चाह रहे हैं कि ताकि वो
सरल शब्दों में ये समझा दें हमारे दर्शकों को कि किस तरह से जो है ये लोग जो ये राजनीतिक पार्टियां हैं वो किस तरह से जो है गुमराह करते हैं पब्लिक को, और कानूनी जानकारी लेने के लिए, क्योंकि वो कानून के जानकार हैं, वो हमें जो है हमारे प्रश्नों का जो है सही ये उत्तर देंगे और जनसाधारण को समझाएंगे कि किस तरह से जो है ये जो राजनीतिक पार्टियां जो है सरकार का विरोध कर रहे हैं और क्या होना चाहिए, और उनके शब्दों में हम जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक समझ जाएंगे कि एनपीआर और एनआरसी क्या है और वो राजनीतिक पार्टियों को किस तरह से लेना चाहिए, देश हित में किस तरह से जो है काम करना चाहिए। और हमारे जो अधिवक्ता साहब जो भी बोलेंगे उसको हमारे दर्शकों को जो है वो जानकारी देंगे। सर, आप ये बताइएगा कि पूरे देश में जो एनपीआर और एनआरसी का जो माहौल गर्म हो रखा है और ये राजनीतिक दल जो है सरकार की प्रत्येक जो है ये जो सरकार की जो नीतियां होती हैं उनका विरोध करते करते आज इतने जो है अपना ये एक रूमर बनाया जा रहा है, तो वो जो है जो पब्लिक को इस तरह से गुमराह किया जा रहा है कि पब्लिक जो है एक हिंसक हो रही है और सरकारी संपत्तियों को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो आप किस तरह से लेते हैं इस जो है इस कानून को जो संसद में पास हुआ लोकसभा से, राज्यसभा से, और ये भारत के राष्ट्रपति के ने जो है इसको जो है ये संस्तुति दी है और ये कानून बन गया है, और इसको किस तरह से लागू करना चाहिए, और ये जो पार्टियाँ हैं वो जिस तरह से जो है पूरे देश में इस कानून को लेकर के इस तरह से जो है वो ह्यूमर बनाया जा रहा है और गुमराह किया जा रहा है, तो उसको किस तरह से रोकना चाहिए, आप क्या कहेंगे सर? मेरा कहना है गवर्नमेंट जो है, जब भी कोई पार्टी गवर्नमेंट में आती है, ही रूल्स द कंट्री, ड्यूरिंग द रूलिंग ऑफ द कंट्री द वेरी पर्पस ऑफ द रूलिंग इज नॉट क्लियर और द नेशनल इंटरेस्ट इज नॉट टेकन टू अकाउंट, and that had been like the position of this country for the last 70 years. इन 70 सालों में कांग्रेस ने कभी हमारे देश के बारे में नहीं सोचा। उनका एक यही मकसद रहा किस तरह से पावर को ग्रैब किया जाए और पावर में रहा जाए, और जिसके कारण उन्होंने ऐसे ऐसे स्टेप उठाए हैं जो कि असंवैधानिक होने के बावजूद भी उन पे वो चलती रही हैं। जैसे 35 ले लीजिएगा, it was never a part of the constitution, but it was made a part of the constitution simply by a proclamation by the honorable president of the India. जबकि प्रोविज़न ये है कि every amendment to the constitution should be approved by both the houses of the parliament 2/3 with majority, और 35A में that was not complied with. Similarly, Article 370 was also a temporary provision, but उसे जानबूझ के 70 सालों तक खींचा गया with the intention कि जितना ये लेट होगा उतना ही ये एक स्टेबल और एक परमानेंट फीचर बन सकता है देश का। तीसरी बात यहाँ पर ये है कि जो वर्ड सेकुलर है, जिसे हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने ड्यूरिंग इमरजेंसी ड्यूरिंग 42 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के इंट्रोड्यूस किया था, दैट वाज वाइडली डिस्कस्ड ड्यूरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बनाई गई थी ड्राफ्ट कमेटी, उसमें बहुत थारोली डिस्कस हुआ था सब्जेक्ट। ये उन्होंने कहा था सेकुलरिज्म इज द गवर्नमेंट विल नॉट इन्वॉल्व इटसेल्फ इन एनी रिलीजन, बट इन दिस कंट्री द कॉन्स्टिट्यूशन हैज ए क्लॉज अबाउट द माइनॉरिटी आल्सो. Once there is a clause of the minority, we are giving a special status to the minority and we are giving it the protection to them. That means the government cannot be a secular government, and that was the reason why the word secular was not in the preamble of the originally drafted constitution, and it was not there even the final version of the Constitution of India also. It was introduced only in 1976 after the emergency by the Prime Minister Indira Gandhi with the intention to make a dispute between the Hindu and Muslim because the Muslims were favoring these provisions. Second thing, we have to see what is there in the interest of the country. We should not see what is there in the interest of the party. During these 70 years, and whatever the government is doing, that is always being governed by the interest of the party. And this for the first time after independence that our Prime Minister has started doing the thing in the interest of the country. He doesn't bother whether he loses the election one state or he loses the election two state or he loses the election three state. Recently he lost the election in the Jharkhand.
but that was a kind of principle that he adopted, and he had to pay for the principle which he adopted. Similarly, in the Maharashtra also, there was a principle which he adopted, and he had to pay for the principles which he was very much stick to. Whatever he is doing in the interest of the country. We are a human being. We are not animals. That the only purpose of the animal to survive in this world is to eat and to grow and to procreate and to die. And being a human being, it is not our maqsad, it's not our prerogative. We should simply eat and grow and produce and die. We have to devote something to the country, we have to do something for the world, we have to do something for the humanity. If we think in this angle, that means we are not confined to the interest of the party. We should always think in terms of the interest of the country. And recently, the Citizen Amendment Bill which was entered the Parliament, what was the purpose of introducing it? When there was a partition of the India and Pakistan, and there were 35% of the Hindus residing in the Pakistan, and if as on date, the Hindus were not criminalized there, they were not brutally attacked, and they were not illegally converted into Islam, or not they were thrown away from that country, the number would have been minimum 40 to 45% as on date. But the fact is, there is hardly 3 to 4% Hindus over there. Where all they have gone? Everybody knows it, that they suffer maximum cruelty in the Pakistan. Similar the pictures of the Bangladesh also. There were 35% of the Hindus, and now there is hardly 10 or 11% Hindus over there. Again, the same thing is happening over there in Bangladesh also. There is maximum cruelty upon the Hindus over there. And Muslims have got around about 58 countries of there. They can go and survive in any of the country. And this is the only country which was known as Hindustan, which was spread before, you can say about 500 back, which was going to covering the majority of the Asia, which was known as Zimbabwe, which consists half of the Asia, and thereafter Afghanistan and Muscat, and you can say all the African countries, including UAE, Pakistan, and other Kazakhstan, etc., etc. Here also it was going up to the Malaysia, Indonesia, and Burma. They were all part of the United, the greater India, which we had long days back during the Chandragupta period. Now, the basic intention behind this is that we want to bring back those Hindus which had suffered cruelty for the last 70 years, and the Congress government did not bother for them. They had been writing letters to the Prime Minister, to the President, to take some action on those persons, but no action was taken. It was simply election gimmicks, and they wanted to appease the Muslims by showing these tiny things to the Hindus. Now, second thing, the Muslim says that we did not go to Pakistan because we loved India. We are a part of the India. We don't want to leave India. India is our country, and we always think for the betterment of the country. I am failed to understand if about 10 lakh or 5 lakh Hindus come to a country who has been so much reprimanded, who has been harassed, who has been prone to so much cruelty in these countries. What's wrong with them? Second thing, when they can accommodate more than 3 crores of the Muslims who have been illegal entrants in the country, known as Ghuspetiyas, say like from Bangladesh, from Burma, and from West Pakistan also, they are coming through Bengal, through Nepal also. When the country has already accommodated more than 3 crores of the minority persons from other countries without any legal documents, if the government want to bring 10 or 15% of those persons who had been brutalized like animals for the last 70 years, I don't think our Muslim brothers should feel it so much. Second thing, what I want to tell you is this thing, that it is not because the Muslims are not happy with this. It is because all the opposition parties, they are thinking that they have lost the game and they are no more in the power, and they are totally dejected, and they are the words of the extinction, and that's a fear in them. That's why they all unite together, and whatever the government does, however good interest in the country it may be, they always try to criticize it, mislead the people by putting all vague allegations and vague excuses over there. Now they say that NPR should not be there,
NPR was there during the last census also. When the census was done in 2011, prior to census, NPR was there. Now, as regard the, now Mr. Owaisi says there were certain clauses which were not there in 2010, they have been introduced now. During the course of the time, the situation changes. It is a digital time, that was not a digital time. Now, if something, one or two clauses were added over here, it doesn't make any difference. Every day the forms were being revised for so many, say for income tax, say for other things in the even small, if you go and apply for a ration card, there the format of the form is different what it was there in 2010. Similarly, the income tax form, whatever we fill, that was there sometime 2010 and now it has been entirely changed. So during the course of time, the form has to be changed. There is nothing in it. NPR has got nothing to do NRC, and NRC has got nothing to do with this Citizen Amendment Bill. Now, once a amendment bill has been cleared by both the houses and has been notified by the Honorable, approved and notified by the Honorable President of the country, it has become an act. And it's a duty of the every state, every citizen of the country to respect the law of the land. I'm really surprised how the opposition party, especially the Congress, who had not been able to achieve so many laurels, what our present government has won, they are so much afraid that there will be no more at all if the present government brings more such legislations. तो इट इज सिंपली नथिंग, एक हताशा जो इनके अंदर आ रखी है इस समय कांग्रेसियों के अंदर, ये सिर्फ हताशा ही उनको चाह रही है कि किसी तरह ऐसा माहौल पैदा करें कि हर आदमी जो है इस समय प्रेजेंट गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाए और वो प्रेजेंट गवर्नमेंट को वोट ना दे और जो मोदी है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाए और उनका राज दोबारा आ जाए. एंड द कांग्रेस हैड बीन ए सिंगल फैमिली पार्टी. अगर कांग्रेस में से राहुल गांधी हट जाए, प्रियंका हट जाए, सोनिया गांधी हट जाए तो वी ऑल वेलकम कांग्रेस. बट जब तक ये तीनों रहेंगे, कांग्रेस कैन नॉट बी ए सर्विंग दिस कंट्री लाइक अदर पॉलिटिकल पार्टीज. दे ऑलवेज सी देयर ओन इंटरेस्ट. दे हैड बीन डूइंग ऑल टाइप ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस right from the day of independence till date. Whenever they got the occasions, they did not spare the defense personnel also. They always had a cut in the all purchases of the arms and equipments. They had a cut in everything you can say. Even you see the condition of the Chara Ghotala. Even the RJD, they could not even be fair to the animals. They want a commission, that one also. And see the condition of the Congress when they have been fleecing in this allotment of telecommunication channels. What I mean to say, this NPR, NRC and the Citizen Amendment Act is absolutely in the interest of the country. And one thing more I would like to tell you, there is not a single country in the world which has got इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा कंट्री होगा जिसकी अपनी बाउंड्री सील्ड ना हो, जिसका अपना एक रजिस्टर ना हो, जिसको ये ना पता हो कि मेरे कितने एम्प्लॉय, मेरे कितने सिटीजन्स हैं और मैंने उनको कैसे प्लानिंग करना है, उनके लिए कौन सी स्कीम लाऊं जो उनके लिए बेनिफिशियल हो. 70 साल तक कांग्रेस ने कभी आज तक ये नहीं बताया कि हमारे देश में कितने हिंदू हैं, कितने मुसलमान हैं, कितने 10वीं पास है, कितने ग्रेजुएट है, कितने क्या है, किसके लिए कौन सी स्कीम लाई जाए, कितनी स्टेटस की स्कीम लाई जाए ताकि वो उनको बेनिफिशियल हो. अगर हमारी गवर्नमेंट एट प्रेजेंट इस तरह का डाटा इकट्ठी कर रही है और वो चाहती है कि हम जो भी स्कीम लाएं दैट शुड गो टू द लास्ट लेवल ऑफ द कंट्री, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन. हमें जब पता ही नहीं है कि हमारे देश में कितने किसान हैं और किस टाइप की खेती कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, तो गवर्नमेंट कौन सी स्कीम लाएगी उनके लिए, कौन सी टेक्नोलॉजी उनके लिए लाएगी, कौन से बीज उनको देगी कि आप इस इलाके में ये बीज बोइए, इस इलाके में ये बीज बोइए. ये तो सारा डाटा बेस्ड चीज़ें हैं. जब तक गवर्नमेंट के पास अगर एक्चुअल और ठीक से डाटा नहीं अवेलेबल होगा तो कोई गवर्नमेंट जो है वो देश के हित में या पब्लिक के हित में कार्य नहीं कर सकती. जो गवर्नमेंट होती है उसके दो फर्ज होते हैं, एक तो पब्लिक के हित में कार्य करे,
दूसरा होता है कि वो देश के हित में कार्य, देश है तो पब्लिक है, अगर देश नहीं है तो पब्लिक नहीं है। परंतु कांग्रेस के समय हमने चीज़ देखी थी, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो इतनी वीक थी कि एक पाकिस्तान जब मई हम पे धमकी देता था, बर्मा हम पे धमकी दे रहा था, बांग्लादेश हम पे धमकी दे रहा था, चाइना हम पे धमकी दे रहा था, और कभी हमने आँख से आँख मिला के उनकी तरफ नहीं देखा। और आज देखिए आप, न चाइना की हिम्मत है हमसे कुछ बोल जाए, पाकिस्तान तो बेचारा चुप हो गया, बर्मा हमारा फ्रेंडली बन गया, बांग्लादेश हमसे बड़े फ्रेंडली वे में डील कर रहा है, श्रीलंका फ्रेंडली वे में डील कर रहा है, इवन यूनाइटेड स्टेट्स आल्सो वो हमसे कभी भी कन्फ्रंटेशन में आने की कोशिश नहीं कर। इट इज़ ओनली बिकॉज आवर गवर्नमेंट इज द सेंटर इज वेरी स्ट्रॉन्ग and we want that strong government should be there for the benefit of the country. If there is no strong government center, the country cannot progress, because a strong government in the center can leave a message to the world that this is a stable government and this country has got some policy which can be pursued, which can be stable in future. ये नहीं कि आज हमने 6 महीने के लिए गवर्नमेंट बनाई, एक पॉलिसी बनाई, कल को दूसरी गवर्नमेंट आ गई और पॉलिसी को उसने रिवर्स बैक गियर डाल दिया, और उसमें क्या होगा कि जितनी डेवलपमेंट हमने की, जितना एक्सपेंडिचर किया पब्लिक से, वो सारा वेस्ट हो जाता है।